हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट वाला। मैं आपको इस चैनल पर फर्स्ट पेपर कराऊंगा, जैसा कि सर ने पहले अवगत करा दिया है आपको। और मैं यूजीसी नेट दिसंबर के लिए फ़र्स्ट पेपर कराएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम विकास यादव है और सर ने जैसा कि पहले भी मेरे बारे में अवगत करा दिया है। मेरा पीएचडी 2023 और 24 मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। मेरा 2 टाइम्स नेट्स क्लियर है, सीटेट, यूपीटेट, बीएड, बीटीसी और रीट और कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। हम यहाँ फर्स्ट पेपर को लेकर जोड़ेंगे। फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट को लेकर हम जोड़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पेपर में देखेंगे हम सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 2 नंबर का। तो टोटल ऑफ कितने मार्क्स बनते हैं, 100 मार्क्स बनते हैं। जैसा लिखा है कि 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है कि यूजीसी नेट में जो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से किसी भी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट हैं। फर्स्ट पेपर में कितनी 10 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट पर हमें काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें जेआरएफ चाहिए ना। तो जेआरएफ के लिए आपको बताएं कम से कम हमें 35 क्वेश्चंस जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर में बनाने पड़ेंगे। अब आपके मस्तिष्क में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर 35 से कम क्वेश्चन पे भी तो मेरा जेआरएफ हो गया है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि हो सकता है, लेकिन सेकंड पेपर आपका अच्छा रहा होगा। जैसा कि आपका सब्जेक्ट यहाँ सेकंड पेपर लिखा है, जिसका भी सेकंड पेपर जो भी है, क्योंकि इसमें सेकंड पेपर में 70 मार्क्स यदि आपके जाते हैं और इधर या 30 भी रह जाते हैं तो तब भी कितने हो गए, 100 हो गए ना। लेकिन किसी के 60 ही नंबर सेकंड पेपर में बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पेपर में भी आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जेआरएफ पाया जा सकता है। क्योंकि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ आप देख रहे होंगे, अदर भी जो भी कैटेगरी हैं उनमें आप कट ऑफ देख रहे हैं। पुराने जो कट ऑफ थी उनसे कट ऑफ कई गुना आगे जा रही हैं। इस बार आपने जो रिजल्ट आया है जून का, जो अगस्त में पेपर हुआ था, उसमें आपने कट ऑफ देखा होगा। हर एक, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में कट ऑफ हाई जा रही है। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस क्यों ना हो, चाहे ज्योग्राफी क्यों ना हो, चाहे एजुकेशन क्यों ना हो, चाहे कॉमर्स क्यों ना हो, चाहे मैनेजमेंट क्यों ना हो। क्योंकि लगभग 100 के समथिंग जेआरएफ को मतलब पार कर रही है। तो इसलिए फर्स्ट पेपर की हमें 10 यूनिट पर प्रत्येक पर काम करना होगा। क्योंकि 30 प्लस या 35 प्लस नंबर लाकर ही हमें हमारा जेआरएफ हम क्या कहते हैं, 100% हम कह सकते हैं कि हमारा जेआरएफ होगा, ठीक है। तो आज मैं फर्स्ट पेपर की सिलेबस को लेकर यहाँ डिस्कशन करूँगा। पहला जो यूनिट है उसमें है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो, एक और मैं बात बताऊँ, जैसा एनटीए ने सिलेबस दिया है और वर्तमान में पेपरों को आप देखोगे, जैसे जून का पेपर देख रहे हैं आप, इससे पुराने पेपर आप देख रहे हैं, एक बात याद रखिए, पेपरों में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। क्यों? पिछले बार जो पेपर हुआ करते थे उनका लेवल थोड़ा सा इतना हाई नहीं था जितना अब जून 23, 22, 21 इतने से जब डिफरेंस क्वेश्चनों में आना शुरू हुआ है कि सब्जेक्ट एक बार कॉन्सेप्ट व्यक्ति पढ़ लेता है, सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जब पेपर आता है ना, उस समय पता ही नहीं चलता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड थी क्या। क्योंकि इसमें देखो, आप देखेंगे सिलेबस पहली यूनिट में लिखा क्या है, लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या लिखा है? टीचिंग एप्टीट्यूड। याद रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक शब्द पीछे जुड़ा हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? आपका वर्तमान में अप्लाइड पार्ट बढ़ रहा है,
जबकि जो बीएड किए हुए हैं या जो भी अपने सब्जेक्ट से है जैसे एमएड हैं, तो उसमें टीचिंग का सब्जेक्ट रहता है, जो सी टेट दिया होगा या यूपी टेट या कोई अदर टेट दिया होगा, उसमें एक टीचिंग का पार्ट रहता है। तो टीचिंग की थ्योरी एंड टीचिंग के लेवल्स क्या हैं एंड टीचिंग की विशेषता क्या हैं, ये सब पढ़ता है व्यक्ति। जैसे हम एक सी टेट या किसी अदर स्टेट में कहें तो सीडीपी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप यहाँ बेशक मैं बोल रहा हूँ कि बेशक हम केवल ये कहें कि सिलेबस जैसा लिखा है लाइन टू लाइन वैसा सिलेबस कर लीजिए, उससे केवल नेट में 35 क्वेश्चन बनाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके PYQ हमें करने पड़ेंगे। ओके, तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में हम देखेंगे टीचिंग, पहला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं एंड उसकी विशेषताएं, ऑब्जेक्ट क्या है, लेवल ऑफ ए टीचिंग क्या है। लेवल ऑफ ए टीचिंग में हम देखेंगे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, जो बच्चा स्टार्टिंग में मेमोरी में जो आती हैं, जैसे फर्स्ट नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो चलती है, उसमें रोट लर्निंग करता है, केवल रटता है, जिसे हम कहते हैं ना दूसरे शब्दों में रटना। तो रटना, वैसे एक और बात कहूँ ना, इसे आप प्रैक्टिस में मतलब आप वास्तविक रूप से देखिएगा कि मेमोरी लेवल केवल हम कह देते हैं कि नर्सरी या पीजी का बच्चा का, नर्सरी या मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा कर रहा है, क्या हम तो नहीं करते हैं। चाहे आप नेट दो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर दो, चाहे पीएचडी का कहीं से भी कहीं से कोई भी पेपर दो, देखो एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन यूँ कहो कि केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में और उससे ही हो जाता है, नहीं। क्योंकि आज का है, जैसे आपको केवल यदि चीज़ सीधी फर्स्ट पेपर हो गया सेकंड पेपर हो गया, यदि आपको याद है तो वो क्वेश्चन बन रहा है, यदि याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाना आसान नहीं है। इसलिए मेमोरी लेवल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चे नर्सरी वाले नहीं करते हैं, इसे हम लोग भी करते हैं। बट यहाँ बताया जाता है कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल के पीजी वाले करते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति इंटर वाले से शुरुआत, हाई स्कूल इंटर से अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू हो जाता है। ये तीनों लेवल हर एक लेवल में चलती है। हर एक लेवल का मतलब हुआ, चाहे वो नेट का पेपर दे रहे हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, अदर स्टेट कोई भी टेट दे रहे हैं, ये प्रत्येक, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति मतलब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझता है हाई लेवल पर। हाई लेवल इन द सेंस नेट वाला, पीएचडी वाले पेपर से, ए पेपर से हो गए, पहले कॉन्सेप्ट समझने के बाद में लास्ट में हम तो कहते हैं ना, छोटे छोटे से हमने नोट्स बना लिए हैं, ट्रिक बना लिए हैं, ये क्या है, मेमोरी लेवल ही तो है। बाद में तो रटना ही है, रटा हुआ आपको याद है तो आप एलिमिनेट जब ऑप्शन लगाएंगे तो रटने से ही लगा सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे कि आपके मस्तिष्क में आ रहा हो कि केवल आप रटें। ओके, जब भी हम और सिलेबस को विस्तृत रूप में देखेंगे, जब हम अपनी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे तब और अच्छे से देखेंगे। दूसरे है हमारा लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं, व्यक्ति की लर्निंग करता कैसे है, एडोलसेंट कैसे लर्निंग करता है, एडल्ट लर्निंग कैसे करता है, हमारी एकेडमिक लर्निंग कैसे होती है, क्योंकि व्यक्ति हर जगह से सीखता है, समाज हो एकेडमिक हो, है ना, हर एक लेवल पे लर्निंग करता है। तो वो हमें लेवल अलग अलग किस प्रकार से लर्निंग होती है वो भी हम लेवल देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई हो सकता है, जैसे हम तुम ही देखते हैं नेट अपने पेपर में, जैसा कि एनटीए का जो सिलेबस चीज़ें हैं, हम तो देखते हैं कोई तो फर्स्ट पेपर में 40, 30, 41 इससे भी चला जाता है, किसी के 20, 25, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई फर्स्ट पेपर में अच्छा करता है तो कोई सेकंड पेपर में अच्छा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई फर्स्ट पेपर में अच्छा कर रहा है तो सेकंड पेपर में अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें यही सिखाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं हैं। उसके बाद में हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, मतलब कौन से मेथड्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। लर्निंग करते समय कौन से सपोर्ट मटेरियल्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल कौन से हैं, फैसिलिटी कौन सी हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, लर्निंग मतलब जो हमारे लर्निंग में एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन का क्या प्रभाव होता है, ये हम देखेंगे। मेथड ऑफ ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग,
अब मेथड्स टीचिंग में, मेथड्स हम देखेंगे टीचिंग्स में, क्योंकि कुछ कुछ थ्योरी से आ जाती हैं। यहाँ पर हम थ्योरी से देखते हैं, जैसे कि हम CDP में भी पढ़ते हैं थ्योरी, जिन लोगों की, जैसे बनूरर की थ्योरी आ गई है ना, और लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की। जब भी हम सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो एक एक चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। और इसमें लिखा है मतलब ऑनलाइन मेथड्स स्वयं और स्वयं प्रभा और मूक। यदि मैं एक बात करूँ कि टीचिंग से एक क्वेश्चन यदि 101% आता है तो वो एक टॉपिक यही है, कौन सा, जो ऑनलाइन मेथड्स हैं। और एक और मैं बात करूँगा, देखो एक टॉपिक इसमें NTA ने डाला है ICT। मैं बार बार कहता हूँ कि ICT केवल ICT में ही नहीं देखने को मिलता। ICT वर्तमान में 10 यूनिट जो NTA की हैं, उन 10 के 10 यूनिट में देखने को मिलता है। क्यों? देखो स्वयं प्रभा मूक, ये क्या है? ICT का पार्ट है। और आगे आप देखेंगे ICT रिसर्च में भी जुड़ी हुई है। जो सेकंड यूनिट हम देखेंगे जिसमें रिसर्च है, उसमें सेकंड पार्ट में भी आपकी ICT जुड़ी हुई है। इन्वायरमेंट में आपकी ICT जुड़ी हुई है, हर एक। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर एक में है, चाहे टीचिंग में हो, एनवायरनमेंट में हो, हर एक यूनिट में हम ICT का रोल देखेंगे। स्वयं प्रभा और मूक, इसमें से एक क्वेश्चन वर्तमान में बन रहा है, क्योंकि चाहे इनके चैनलों से पूछा जाए कि इनके चैनल्स में, अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि चैनल्स कौन किस किस को, जैसे चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, इनमें चैनलों में क्या क्या लिखा है या किस किस की पढ़ाई होगी, वो हम देखेंगे जब भी हम अपनी यूनिट को देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। मैंने बोला ना, ICT का तो प्रत्येक यूनिट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एवेल्युएशन सिस्टम देखेंगे हम, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन देखेंगे। एवेल्युएशन कौन कौन से हैं? एक तो CBC आ रहा है, चॉइस बेस्ड सिस्टम क्रेडिट सिस्टम, इन हायर एजुकेशन में अभी यूज किया जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन एंड एवेल्युएशन सिस्टम्स, ये हम 2-3 चीज़ें और देखेंगे इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में। और वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो पहले ये लगता था कि टीचिंग में बस थ्योरी आती हैं, बट वर्तमान में पेपर में टीचिंग में थ्योरी नहीं आ रही है, याद रखना। वर्तमान में पेपरों के हिसाब से, PYQ के हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पुरानी जो थ्योरी है ना, पुरानी में पहले सबसे ज़्यादा थ्योरी पूछी जाती थी। वर्तमान में एप्लीकेशन पार्ट, इसमें लिखा क्या है आप देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट पे NTA जब से NEP 2020 लागू हुई है तब से अधिक से ज़्यादा जोर है, याद रखना। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड यूनिट देखेंगे हम रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च में एप्टीट्यूड, और मैं तो ये कहूँगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड कोई केवल हमारे पेपर में आ रही है इस हिसाब से हमें नहीं देखनी चाहिए। जहाँ भी जिसका भी अभी वर्तमान में 3 में आपको पता है कि 3 में अभी NTA पेपर करा रहा है। एक तो PhD के लिए, एक नेट के लिए, एक JRF के लिए, 3 में दे रहा है। पहले नेट और JRF के लिए होता था, अदर यूनिवर्सिटी अपने अपने पेपर कराती थी PhD के लिए, बट NTA ने ये कहा कि हम हम PhD से ही सभी यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन दें। तो रिसर्च आप किसी भी PhD में भी देखोगे तो वहाँ पे भी आप यदि 100 क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं यूनिवर्सिटी में 50-50 का रोल है, किसी यूनिवर्सिटी में 30 एंड 70 का रोल है, तो 70% आपका सब्जेक्ट हो गया, 30% रिसर्च यहाँ पे भी है। और दूसरी बात, आप PhD भी आगे, अरे नेट या JRF या PhD में कर लेते हैं तो आगे PhD करेंगे तो उसमें भी क्या है, रिसर्च, क्योंकि हमारे आगे क्या लिखा हुआ है, रिसर्च स्कॉलर। तो इसलिए रिसर्च तो आपको, हमें और आपको, और जितने भी हम NTA की जो पेपर्स दे रहे हैं, 83 सब्जेक्टों में जो हो रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट में रिसर्च की आवश्यकता होगी। हम देखेंगे सिलेबस में बहुत छोटा लिखा हुआ है, याद रखना, बट वर्तमान में इतने सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, याद रखना, क्योंकि इसमें भी एक शब्द लिखा हुआ है, याद रखना, रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको एक और बात लग रही होगी कि सर ऐसी बात कह रहे हैं कि सिलेबस में ऐसा लिखा है लेकिन वर्तमान में क्वेश्चंस नहीं, ऐसे बिल्कुल यूँ कहो कि सिलेबस से उठ के नहीं बन रहे हैं। ये आप एक बार PYQ को देखिए,
और तब आपको और पता अच्छे से चलेगा। या तो दिसंबर के, जून के और अभी जो क्वेश्चंस हुए हैं वो 2022 से लेकर अभी तक के, मैं बात कर रहा हूँ अभी पैटर्न के चेंज होते हुए, पर पुराने पैटर्न पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पुराने पैटर्न 2011, 12, 14, 17, 18 ये पैटर्न बहुत सरल है। आप लाइनों में इनके लाइन एक आपने यही देख लिया ना कि रिसर्च होता क्या है, उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट बेस है, चीज़ें हम देखेंगे क्योंकि, लेकिन इसका हम अप्लाइड पार्ट भी देखेंगे, एप्टीट्यूड पार्ट भी हमें देखना होगा। रिसर्च मीनिंग हम देखेंगे, रिसर्च है क्या, रिसर्च का मीनिंग क्या है, जैसे कि लिखाई है। आगे जब हम यूनिट को आगे एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे कि रिसर्च में लिखाई है री प्लस सर्च, हर कोई जानता है री प्लस का मतलब जो चीज़ सर्च हो चुकी है उसको ही दोबारा से रिसर्च करना, वो आगे हम वो है। लेकिन अभी हम सिलेबस पे अपना देखेंगे टाइप्स, रिसर्च के टाइप्स। अब यहाँ पर आप ही देखिए सिलेबस में लिखा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो वास्तविक तैयारी फर्स्ट पेपर की सीरियस प्रकार से जो कर रहे हैं, क्या बताइए क्या बस इतने ही टाइप्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। रियलिटी ये है कि इससे अलग और कई टाइप्स भी हैं जो हम देखेंगे। दूसरी बात, स्टेप ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि स्टेप ऑफ रिसर्च में अलग अलग स्टेप बनते हैं, कोई 6 स्टेप्स बनते हैं, कई 8 स्टेप्स बनते हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिसर्च 2 प्रकार की है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, तो उसमें रिसर्च के स्टेप 8 हो जाते हैं जब हम देखेंगे। लेकिन जब ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में देखोगे, एज ए मैं कहूँ एक आर्ट्स सब्जेक्ट में, तो उसमें हाइपोथेसिस, कुछ सब्जेक्टों में हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ हमें 6 स्टेप देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी स्टेप जब लिखता है वो एनटीए, तो हमें उसमें से स्टेप को लगाना होता है। तो कभी कभी हमने स्टेप क्वांटिटी के हिसाब से 8 स्टेप याद किए हुए होते हैं, और लेकिन वहाँ स्टेप 8 देखने को नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये पता है मैं इवैल्यूएशन लास्ट में होगा, हाइपोथेसिस सबसे पहले फॉर्मेट होगी। तो ये हम जब अपनी यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे ना, और अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। हमारा स्टाइल थीसिस लिखने का क्या होना चाहिए हमें पता ही है। हमें जैसा कि एनटीए वर्तमान में पूछ रहा है, 2 पे ज़्यादा दे रहा है, एक एपीए स्टाइल, एक एमएलए स्टाइल। उसके एमएलए स्टाइल और एपीए स्टाइल के स्टेप में पूछता है। डिफरेंसेस कभी कभी एपीए स्टाइल के कम से कम 4 से 5 ए बी सी डी ई स्टेप दे देगा, उन्हें क्रम से लगाने के लिए कहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के लिए देता है। एपीए और एमएल स्टाइल में जब हम देखेंगे यूनिट को, तो और अच्छे से एक एक शब्द को हम लिख कर करेंगे विद पी/क्यू। ठीक है, बस जैसा कि नाम है इस सीरीज़ का, रीस्टार्ट सीरीज़। तो बस अब जिसका पीएचडी हुआ है वो नेट के लिए, नेट हुआ है वो जेआरएफ के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सीधी सी बात है, लास्ट में जेआरएफ का तो एक कहते हैं ना दिमाग में कीड़ा काटता ही है। तो हम फर्स्ट पेपर को 30 या 35 कैसे ले जाएं, हम पूरा इसमें अपना हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा काम। दरअसल फर्स्ट पेपर को 10 यूनिट हैं, इसमें मैं ही पढ़ाऊँगा, और हमारे जो सब्जेक्ट हमारे चैनल पर जो चलेंगे, जिसमें से फैकल्टी आपको पता है ज्योग्राफी के सर ही करते हैं और हिंदी की मैम हैं, और आगे जो भी होंगी वो आपको फैकल्टी जो जुड़ेंगी वो आपको बता दिया जाएगा सब्जेक्ट में। फर्स्ट पेपर में ही 10 यूनिट आपको कराऊंगा, किस प्रकार से इसमें नंबर उठाने हैं, कहाँ यूनिट को कम देखना है, कहाँ यूनिट को ज़्यादा देखना है, इन पे भी हमारा विशेष गौर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। मैंने बोला ना, आ गया ना, हर एक यूनिट में देखिए आईसीटी का महत्व होगा। रिसर्च लास्ट में रिसर्च एथिक्स, यदि मैं वर्तमान में बात कहूँ कि रिसर्च से क्वेश्चन भर रहा है ना, तो रिसर्च एथिक्स से एक क्वेश्चन जरूर भर रहा है। जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2018 में 18 के तहत उसने लेवल बताए, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। वहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। किसी के में 10% लेवल पूछा जा रहा है, किसी में, क्योंकि
एथिक्स ही हमें ध्यान, रिसर्च लिखते समय हमें नैतिकता, जिसे हम एथिक्स को नैतिकता कहते हैं, इसको ही विशेष हमें ध्यान रखता है। न आपने 1 साल पीएचडी किया, 2 साल पीएचडी किया और आपके में कहते नहीं एक बात में रिसर्च प्लेजरिज्म आ गया ना, तो काम खत्म रिसर्च का। तो इस प्रकार से हम रिसर्च को देखेंगे। रिसर्च कोई एक, मैं कहूँ ना, ये एक दिन का नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जन्म से कब्र तक चलने वाली है, यदि पीएचडी वाले क्षेत्र में आप रहे तो। ठीक है, आगे हम देखेंगे यूनिट को, कॉम्प्रिहेंसिव को। इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि एनटीए के जितने भी पेपर हैं, जो प्रीवियस पेपर पीवाईक्यू हैं एनटीए के, उनको हर रोज डेली, क्योंकि अब समय कम है दिसंबर के लिए, क्योंकि एनटीए का कोई पता नहीं है। जैसा कि एनटीए के बारे में एक भ्रम रहता है हम तो लोगों को कि नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है ना। तो वो कब फॉर्म 2 दिन में या हफ्ते में या दीपावली के बाद में कब फॉर्म दे दे और कब पेपर की डेट दे दे, ये हमें भी नहीं पता है। लगभग ये है कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी की स्टार्टिंग में पेपर होगा। और एक और बात है, पेपर होगा ये भी तय है, दूसरी बात में इसका रिजल्ट आएगा ये भी तय है, बट लेट आएगा या जल्दी होगा उस पर हमारा गौर नहीं जाना चाहिए, हमारा ध्यान विशेष कर जाना चाहिए हमें उसके लिए तैयार कितने हैं। पेपर होना एक दिन तय है, रिजल्ट आना एक दिन तय है। ठीक है, तो पैसे जो पीवाईक्यू है ना, हम जो मैंने बोला ना मेन विशेष जो एनटीए के जो पेपर हैं, जो मेन एनटीए के पेपर हैं, हम उनका पीवाईक्यू देखेंगे। हर मतलब पैसेज, एक पैसेज आप डेली यूज, एक पैसेज जो है आप रोजाना सॉल्व करें। 5 क्वेश्चन उस पैसेज में होंगे एनटीए वाले प्रीवियस पीवाईक्यू के। ये हमारे टेलीग्राम पर 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो डेली अपडेट आपको करा दिया जाकर, एक पैसेज है जो एनटीए का वो दे दिया जाया करेगा। आप उसे डेली किए, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको दे दिया करेंगे, क्योंकि ये डीआई और कॉम्प्रिहेंसिव, एक और बात बताऊं मैं, कॉम्प्रिहेंसिव से ही अच्छे से नंबर उठाए जा सकते हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, थ्योरी पढ़ने हैं, आईसीटी एप्लीकेशंस पार्ट पढ़ने हैं, उसके रिसर्च पढ़ना है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव से कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस ऊपर जो मतलब और सबसे कम समय, और मैं तो ये कहूँगा कि यदि फर्स्ट पेपर को आप टैकल करना शुरू करते हो तो डीआई से मत करिए। एनटीए आपके दिमाग से बहुत बड़ा खेला खेलता है, याद रखिए। आप देखिए अभी भी हमने 3-4 यूनिट डिस्कस कर दी, 3 यूनिट कर दी, लेकिन अभी किसी भी यूनिट में डीआई नहीं आई है। डीआई देखो आगे 4 या 5th या 6th यूनिट में कहीं होगी, लेकिन एनटीए कहाँ देता है? यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन खुलता है। डीआई पहले जैसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीआई होगी नहीं, प्रैक्टिस है तो इसे भी इंसान ही कर रहा है, इसका मतलब है कि डीआई भी होगी। लेकिन हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिव और डीआई की आप डेली प्रैक्टिस रखिएगा। जितनी जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे वहाँ से अपना कम समय में, अब आपने ज़्यादा ही समय ले लिया डीआई में तो मुझे लगता है कि पूरा पेपर प्रभावित होता है। इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ कि आप जो स्टार्ट करिए ना, पेपर जब ओपन होता है तो 46 से पैसेज पीछे से है। देखो ना, जो सरल है एनटीए का दिमाग तो देखो, जो सरल है ना उसको 10वें नंबर पर डाला है 46 to 50, और जो कठिन है ना, जबकि सिलेबस एनटीए ने दिया है यूनिट नंबर के हिसाब से, ऐसे नहीं देता, हमें पेपर नहीं देता, ये हमें समझना होगा। ठीक है, पैसे से बिल्कुल आसानी से 5 नंबर उठाए जा सकते हैं, बस दरअसल हम अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें। ठीक है, आगे हम देखेंगे कम्युनिकेशन का। जैसा कि सिलेबस इतना छोटा है, बट वर्तमान में कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थोड़ी से चेंज हो रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के मीनिंग क्या है और कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन हमारा प्रभावित होता है। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशंस। देखो, कम्युनिकेशन भी आप याद रखिएगा एक पार्ट हमारी ज़िंदगी का है। मैंने बोला ना, जैसे रिसर्च है ना, वैसी कम्युनिकेशन है। यदि मेरा कम्युनिकेशन से या किसी भी टीचर का या स्टूडेंट का कम्युनिकेशन बेटर होगा, यदि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँगा तो मेरा कम्युनिकेशन बेटर है। और यही तो लिखा एनटीए ने। एनटीए ने इस सिलेबस, एक और बात आई मेरे संज्ञान से आती है कि कम्युनिकेशन को डाला क्यों। चलो रिसर्च को डाला, समझ में आता है कि हम उस फील्ड में रिसर्च करेंगे। कम्युनिकेशन हो गया, डीआई हो गया, इनको डाला क्यों। पीपल एनवायरनमेंट हो गया, क्यों डाला। कम से कम
कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये तो जाने कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशंस, और कौन कौन सी कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कौन कौन सी कम्युनिकेशन को बेटर नहीं माना जाता है, कौन सा कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होता है, कौन सा कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन से प्रॉब्लम आती हैं। देखो लिखा ना क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, कौन कौन से कम्युनिकेशन में बैरियर हैं। और अब मैंने बोला ना कि हर एक यूनिट में आपको आईसीटी दिखेगा। देखो मास मीडिया एंड सोसाइटी एक डिजिटल का पार्ट है, ये हर एक यूनिट में दिखेगा। दरअसल मैं कहूँगा कि यहाँ से भी आसानी से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, बट याद रखना हम PYQ को करें। 50% हमारा सिलेबस यदि काम करता है तो मैं कहूँगा कि 50% हमारा काम क्या करता है, PYQ काम करता है। क्योंकि इस हमने सिलेबस को, कॉन्सेप्ट को हम एक सिलेबस के द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का लेवल किस तक पूछा जा रहा है ये हम PYQ में देखते हैं। क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, दरअसल ले लीजिए मतलब ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है। अब ज्योग्राफी TGT PGT में हम पेपर दे रहे हैं, वहाँ भी ज्योग्राफी आ रही है, प्राइमरी में भी ज्योग्राफी है, जूनियर में भी ज्योग्राफी है, PGT में भी ज्योग्राफी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ज्योग्राफी है, नेट के पेपर में भी ज्योग्राफी है, PhD का पेपर भी आप दे रहे हैं उसमें भी ज्योग्राफी है, लेकिन लेवल अलग अलग है। इससे हम किससे निर्धारित करते हैं, उनके PYQ देखकर कि प्राइमरी में लेवल हल्का है, बस ओनली ज्योग्राफी के बारे में नॉर्मल जान लीजिए, या किसी भी विषय के, ये तो मैंने उदाहरण लिया है। ज्योग्राफी क्या है, भारत का विस्तार कितना है, भारत में उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है, दक्षिणी हवाएं कैसे प्रभावित होती हैं, कैसे मानसून बनते हैं, बस ज़्यादा नहीं। कैसे मतलब कहाँ पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, बस इतना। लेकिन इसका लेवल आप देखेंगे TGT PGT नेट के पेपरों में तो लेवल बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से मैंने याद रखिएगा कि PYQ ही हमें निर्धारित करेगा कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि PYQ बिना आप जाएंगे तो योद्धा आप अधूरे रहेंगे, क्योंकि 50% आप PYQ ही बताएगा और आपका एक माइंड सेटअप होगा कि अच्छा ठीक है, इस जैसे कि मुझे पता है ज़्यादा PYQ से कि हाँ इस यूनिट से, जैसे मैंने कहा ना कि रिसर्च में या टीचिंग में बोला स्वयं प्रभा स्वयं से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। 83 सब्जेक्ट होते हैं, दरअसल एक आध में ना पूछा गया तो ये मत कहना कि अरे इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है स्वयं प्रभा या मूक से, लेकिन तीनों प्लेटफॉर्म से 83 से एक आध में नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है एवरेज ऑन ज़्यादा होगा, इससे क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन को देखेंगे और विस्तार से बात करेंगे प्रत्येक यूनिट के कीवर्ड्स कैसे हैं, PYQs। हम यहाँ पर जैसे हम जो अपनी सीरीज रखेंगे उसमें हम सबसे पहले अपनी यूनिट को पहले कॉन्सेप्ट सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं वो एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम उसके PYQ साथ में करेंगे। ठीक है, जैसे यूनिट फिनिश होगी उसके तुरंत बाद में हम जैसे जून का PYQ पूरा हो गया 83 सब्जेक्टों का हम पूरे कराएंगे, क्योंकि सर ने बोला कि बिल्कुल जैसे लोगों की डिमांड आ रही थी कि मतलब कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो एक बात याद रखना, ये फ्री सीरीज ज़रूर है, लेकिन जितना लोग यहाँ 3000 और 4000 दे के फर्स्ट पेपर में काम नहीं करा पाते ना, उतना हम 2 महीने में PYQ के साथ और सिलेबस के साथ में काम करेंगे। लेकिन काम हम करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो भी वीडियोस देखें या कंटेंट देखें उनके प्रत्येक के 40 या 45 नंबर जाएंगे उसी के काम आपको करना होगा, जाएंगे उसी के जो हमारे साथ अपने से भी काम करेगा, क्योंकि हमारा काम होगा 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे की वीडियो बनाना, उसके बाद में काम आपको उस पर करना होगा। जितना भी होगा कंटेंट है लिख कर करो या PYQ पे आपको काम करना होगा, उसके बाद में आपको रिजल्ट देखने को खुद मिलेगा। ठीक है, दूसरे के बाद में हम कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखो ना, हर एक के साथ में एप्टीट्यूड जोड़ा है। यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है केवल मैथ्स, लेकिन वर्तमान में एप्टीट्यूड के पार्ट देखने को मिलते हैं जिससे हम रीजनिंग में इंक्लूड करते हैं।
कहीं के क्वेश्चन देखते हैं आप, सीरीज में क्वेश्चंस नहीं भर रहे होते हैं, जबकि टाइप्स ऑफ ए रीजनिंग लिखा है। टाइप्स ऑफ ए रीजनिंग क्या है, आप एक और देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम को दिया है, जबकि यहाँ भी लिखा जा सकता था वो, क्योंकि वो तो रीजनिंग का पार्ट होता है ना। लेकिन वेन डायग्राम से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ऑल वाले, सम नॉट वाले हम देखेंगे वहाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ ए रीजनिंग, तो यहाँ टाइप्स ऑफ ए रीजनिंग है, जैसे हम देखते हैं ना, या तो वो ABC सीरीज वगैरह से बन सकता है क्वेश्चन, या फिर मैथमेटिकल्स में बन सकता है एक सीरीज बना के, या तो सीरीज घटती हुई मतलब या तो जोड़कर बनती है, या घटती हुई बनती है, या मल्टीप्लाई करके बनती है, या फिर डिवाइड करके बनती है, मैथमेटिकल वाली, ठीक है। वो हम अपना जब यूनिट को करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ए सीरीज, जैसे लिखा है नंबर ऑफ ए सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, कोड और रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है। जो कि हम तो नॉर्मल किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पर रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, जिसमें हम ब्लड रिलेशनशिप देखेंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, देखो यहाँ भी लिखा एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड का मतलब आप उसका एप्लीकेशन पार्ट भी एक देखिएगा, जैसे फ्रैक्शंस, एक मुझे लगता है हर एक पेपर में एक फ्रैक्शन से पेपर एक क्वेश्चंस रहता है, या तो वो उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा होता है, ओके। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस, देखो मैं यदि कहूँ मैथमेटिकल्स में, मैथ्स में यदि मैं बात करूँ आपको, तो मुझे लगता है कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, यदि इसे आपने कर लिया ना तो 50 से 50% आपने ये समझो कंप्लीट कर लिया। क्यों मैंने बोला कि परसेंटेज कर लिया आपने, तो आधे से ज़्यादा आपने कंप्लीट कर लिया मैथमेटिक्स। क्यों, आपको देखने का तरीका आना चाहिए। देखो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मानो कि आपने 10% लिखा है, ठीक है। आपने कितना लिखा है, 10% लिखा है, ठीक है। अब 10% कोई तो देखेगा केवल 10% है, 10% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू, जब हम अभी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, बट आपको पता है 10% जब हम हटाते हैं तो 100 आता है, 0 से 0 काटा, 1/10 बचा। 1/10 का मतलब क्या हो गया, देखो ना, देखने के तरीके में बता रहा हूँ। आपको पता है कि नीचे ओवरऑल वैल्यू आती है, 10 आया हुआ है, ओवरऑल वैल्यू है हमारी 10। इसका मतलब या तो 10 पर लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा। अब जैसे भी क्वेश्चंस कहे, यदि क्वेश्चन ये कहता है कि लॉस हुआ है तो हम 1 रुपये का लॉस मान लेंगे, इसका मतलब हमारी वैल्यू कितनी बची, 9 रुपये। यदि वो कहता है कि प्रॉफिट हुआ तो हम मान लेंगे उसे 11 रुपये। ये हमने इससे परसेंटेज से ही परसेंटेज से ही हमने लॉस एंड प्रॉफिट को कंसीडर कर लिया, और हम करेंगे। अब आपने यहाँ से देखा होगा 10% का इंटरेस्ट है, जैसे कि क्वेश्चन में भी, जैसा कि सिलेबस में भी लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसे हम साधारण ब्याज के हिसाब से देखें तो 1/10, इसका मतलब क्या हो गया, 10 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज। इसका मतलब हो गया 10 से 11 होने का मतलब हो गया, 10 से 11 का मतलब हो गया कि 10 रुपये थे तो उसमें 1 रुपये की ब्याज हमने प्लस कर दी है, तो 11 रुपये हो गए। अब यही पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इसी प्रकार से कंसीडर करेंगे, और आगे भी टाइम एंड डिस्टेंस को हम इसी फ्रैक्शन वैल्यू से कंसीडर करेंगे। इस प्रकार से मैथमेटिकल्स में परसेंटेज वाले, मुझे लगता है परसेंट जिसने अच्छे से कंप्लीट किया, और जो उसका मैंने बोला ना एक अप्लाइड पार्ट समझा, वास्तविक रूप से समझा, केवल मैथमेटिकल रूप में नहीं कि बस परसेंटेज मेरा कंप्लीट, डिस्टेंस एंड टाइम कंप्लीट की को वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, एजे मैं कहूँ कि रटने वाले, रोट लर्निंग वाले नहीं आ रहे। अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है वो क्वेश्चन को निकाल लेता है, क्योंकि एनटीए ने भी लिखा है ना अप्लाइड पार्ट, एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड में देखा क्या जाता है, आप सीखे क्या है वो, अप्लाइड क्या है, आपके मतलब आपने निचोड़ क्या निकाला है, ठीक है। इसे हम देखेंगे, इसमें देखो फ्रैक्शन लिखा है, टाइम एंड डिस्टेंस लिखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा है, परसेंटेज लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, वही सिलेबस लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एवरेज, ETC। एक ये मैं कहूँ ये वाला जो पार्ट लिखा है आपका, यदि मैं ये कहूँ ना, ये 1 यूनिट को कवर नहीं करता है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को कवर नहीं करता। यदि ये मैथमेटिकल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, यदि ये जिसका ये कंप्लीट है,
वो डीआई अच्छा करेगा, क्योंकि डाटा जो डीआई में दिया जा रहा होगा ना कंपनियों का, एक कंपनी एक है, एक कंपनी बी है, उनमें या तो डिस्काउंटिंग हो रही होगी, या प्रॉफिट हो रहा होगा, या एवरेज पूछा जा रहा होगा, या इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। है तो यहीं से ना डीआई, बनी तो डीआई यहीं से है ना। अब जिसका ये अच्छा है तो मुझे लगता है ऑटोमेटिक उसकी डीआई अच्छी होगी, ये तय है, बट बशर्त प्रैक्टिस की हो। ओके, तो एक यूनिट में हमें केवल एक यूनिट ही मतलब कवर नहीं हो रही है, हमें सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो रही है, बस देखने का तरीका हमारा होना चाहिए। हम देखते हैं आगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग में हमारा जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना लॉजिकल रीजनिंग में, यही आती है कि शब्दों को लेकर प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जैसे शब्द है ना वैसे लॉजिकल रीजनिंग में वो वैसे ही शब्द पूछ लेता है, जबकि लॉजिकल रीजनिंग बहुत सरल है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत सरल है, क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रकार की रीजनिंग है, एक तो वेस्टर्न रीजनिंग है और एक हमारी इंडियन रीजनिंग है। जैसे वेस्टर्न रीजनिंग में आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट और स्टेटमेंट इन दोनों में अंतर होता है। आर्गूमेंट आपका वैलिड और इनवैलिड होता है, स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फॉल्स होता है। आर्गूमेंट बनता कैसे है? प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2, कंक्लूजन। जी हम जब विस्तार से देख रहे होंगे ना इस यूनिट को, तो हम एक एक लाइन को हम अच्छे से देखेंगे और एक एक शब्द को हम अच्छे से देखेंगे। हम ना फर्स्ट पेपर केवल एनटीए पेपर बना रही है उस हिसाब से पढ़ेंगे, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे कि मतलब इसे हम सीखें। जैसे उसने लिखा है ना एक एप्टीट्यूड पार्ट, एप्लीकेशंस पार्ट, रटने के नहीं हम। ओके, उसके बाद में हम आर्गुमेंट ऑफ फॉर्म्स देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस देखेंगे, मूड एंड फिगर्स। देखो मूड एंड फिगर्स से नॉर्मल चीज़ें हैं, मूड एंड फिगर्स से वर्तमान में नहीं बन रही हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल फैल्सी से एक क्वेश्चन बनता ही है। यदि मैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल से भी कहूँ कि इसमें से भी किस में से ज़्यादा बनता है, तो इनफॉर्मल फैल्सी से बनता है, वेस्टर्न वाली इनफॉर्मल फैल्सी से। ओके, यूज ऑफ लैंग्वेज, कुछ शब्द होते हैं कॉन्नोटेशन एंड डेनोटेशंस ऑफ टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशंस। वेस्टर्न लॉजिक में, वेस्टर्न लॉजिक पूरी जो वेस्टर्न लॉजिक है ना वो स्क्वायर ऑफ पोजीशन एरिस्टोटल मॉडल पर आधारित है, अरस्तु के मॉडल पर आधारित है, और उसे ही हम स्क्वायर ऑफ पोजीशन कहते हैं। जैसे में हम ए ई आई ओ देखेंगे, ओके, ए में देखेंगे हम ऑल स्टेटमेंट ऑल वाला, ई में देखेंगे हम नो वाला, आई में हम देखेंगे सम वाला, ओ में देखेंगे हम सम नॉट वाला। हम जब आगे और विस्तार से देखेंगे ना इस यूनिट को, हर एक लाइन को हम अच्छे से देखेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग देखेंगे, एनालॉजी हम देखेंगे, वेन डायग्राम, मैंने बोला वेन डायग्राम पीछे वाले रीजनिंग में, वेन डायग्राम उसमें आता है, वेन डायग्राम को हमें एक आधो क्वेश्चन रहता है। इंडियन लॉजिक, अब यहाँ से शुरू, ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट वेस्टर्न लॉजिक वाला, नीचे वाला पार्ट है इंडियन लॉजिक वाला। जैसे मीन्स ऑफ नॉलेज देखेंगे, हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, इंडियन लॉजिक में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसमें हम प्रमाणा देखेंगे। प्रमाणा में एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमाना है, उपमाना है, शब्दा है, अर्थपत्ति है और अनुपलब्धि है। ओके, उसके बाद में हम स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ अनुमाना देखेंगे। देखो उसमें अरस्तु के मॉडल को लिया गया जिसे हम स्क्वायर ऑफ पोजीशन कह रहे हैं। यहाँ पर न्याय सिलोजम में लिया गया है। देखो न्याय सिलोजम आपको पता है वैदिक काल में किसने दिया था, वैदिक काल में दिया था आपको पता है गौतम ऋषि ने। तो उनके ही बेसिस पे हम अनुमाना को देखेंगे जिसे हम फून के नाम से जानते हैं। ओके, और हम विस्तार से जब यूनिट को सही से करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर जो शब्द है ना फॉर्मल फैल्सी और इनफॉर्मल फैल्सी, वो ही हमारे जो इंडियन लॉजिक में जो आएगा उसे हम हेत्वाभास कहते हैं। हम हेत्वाभास को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, आगे हम देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से मैंने बोला है जिस प्रकार से आपको कॉम्प्रीहेंसिव में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उस प्रकार से आपको डीआई में भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और होगी जब मैथमेटिकल जो पीछे वाला जो मैथमेटिकल जो क्लियर है वो उसकी डीआई अच्छी होगी और प्रैक्टिस अच्छा करेगी। कॉम्प्रीहेंसिव और डीआई की रोज़ाना प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक
एक DI और एक कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, क्योंकि पेपर में वही कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके, टाइम के अंदर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा ले गया ना तो फिर DI कोई मतलब का नहीं रहता, पूरे पेपर को बिगाड़ता है। और टाइम कम लगे, हमें योद्धा पहले से ही युद्ध में जाने से पहले ही तैयारी करता है, याद रखना। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT। आपको देखो कितना ICT का सिलेबस लिखा है। ICT की एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, है ना। बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखेंगे। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन से देखेंगे, ICT एंड गवर्नेंस। आपको क्या लगता है, मतलब इतने ही सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या लिखा है इसमें से? सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन रह ही रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर कौन सा भी टाइप का क्यों ना हो, चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, किसी भी टाइप्स का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का टाइप्स क्यों ना हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर के टाइप एंड हार्डवेयर के टाइप्सों से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे हम कहें एक हमारा जो अब वर्तमान में इसमें कहाँ लिखा है, अभी जो वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है कि दे दिया जाता है कि 1 MB में इतने वीडियो बन सकते हैं, तो कितनी वीडियो डाउनलोड करने के लिए MB की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा ना, जो हम जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम एक प्रकार से थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कह सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम अच्छे से देखेंगे पूरा जितने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें प्रत्येक बन कहाँ से रहे हैं। एक तो हमारा लड़ाई है सिलेबस, दूसरी लड़ाई है हमारा PYQ, क्योंकि सिलेबस तो हमने कंप्लीट किया लेकिन PYQ हमने कंप्लीट ना किए ना, तो मैंने बोला ना, बार बार मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ, हम अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि एक मिरर का काम करेगा वो PYQ करेगा। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आपको पता है पीपल एंड डेवलपमेंट, और एक और बात आप देखिए, प्रत्येक यूनिट आपको आनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने आगे तैयारी की और आगे आपने PhD में आप हुए या अन्य किसी में हुए, क्या ICT की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT किसी में भी आपका सिलेक्शन होता है या आप रिसर्च स्कॉलर बनते हो। आजकल PPT किस पे तैयार की जा रही हैं? बिल्कुल कंप्यूटर की आवश्यकता है, ICT की आवश्यकता है, रिसर्च में हो गया, इसीलिए प्रत्येक में ICT आपको लगी हुई है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, अब ये वाली यूनिट, बेशक आप बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर बन गए और कहीं पेड़ काटे जा रहे हों, तो आपको जब तक एनवायरनमेंट का पता नहीं होगा, बेशक NTA में यूनिट है इस वजह से तो हम पढ़ रहे हैं। वैसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को कौन पढ़ने जा रहा है? वैसे तो शायद है UPSC और IAS वाले पढ़ते रहते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और भी मैं ये नहीं कह रहा कि विशेष वही पढ़ते रहते हैं जिनका सब्जेक्ट है या कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जा रहा है तभी तो पढ़ रहे हैं ना। तो इसका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक और आप देखना, ये 10 यूनिट आपके हमारे चारों तरफ दिनचर्या में घूमती हैं। जब हमने ऐसी मानसिकता बना ली ना कि हमारी डेली की रूटीन में ये चीज़ें घूम रही हैं, तो मुझे लगता है फर्स्ट पेपर NTA का ना तो इतना कठिन लगेगा, ना सिलेबस इतना कठिन लगेगा। ऐसा लगेगा ये तो दरअसल हम सब चीज़ें डेली देख रहे हैं ना। क्या बताइए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पहला लिखा है SDG MDG, पहले सबसे पहले MDG आए। MDG ने कुछ जो कमियां थी उनको पूरा किया लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद में SDG उनकी जगह पे आ गए, जो उनके टारगेट अभी 30 तक चल रहे हैं, है ना। तो ये मुझे बात बताइए, क्या SDG MDG में जो 17 टारगेट हैं या इससे पहले 7-8 टारगेट थे, ये मुझे बताइए क्या है। सबसे पहले क्या है, कोई नो हंगर, पहला जो है टारगेट नो हंगर, भुखमरी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे चारों तरफ नहीं घूम रही है क्या? फिर दूसरी बात में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, क्या चारों तरफ नहीं घूम रही है क्या? और फिर मतलब ये हमारा अच्छा मेडिकल चीज़ें होनी चाहिए, हमारी चारों तरफ नहीं घूम रही हैं। क्लीन वाटर होना चाहिए, क्या चारों तरफ नहीं है ना? आज की जो समस्याएं हैं ना, वही पीपल एंड एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, याद रखिए। बस हम देख पाएँ ह्यूमन इतनी गतिविधियाँ कर रहा है,
उसकी एक्टिविटी से जितनी भी इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है, ये सेकंड लाइन तो यही लिखी ना, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन एंथ्रोपोनेजिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। ह्यूमन की गतिविधियों से जो भी एनवायरमेंट प्रभावित हो रहा है और हो नहीं रहा है क्या, एक उच्च पैदावार करने के लिए किसान कितने कीटनाशक दवाएं लगाता है, यूरिया ले लीजिए, डीएपी ले लीजिए, एनपीके ले लीजिए, क्या यही तो हमारे पार्ट है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का। और ये वैसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एनटीए में ही पूछी जा रही है इसी हिसाब से ना, ये डेली रूटीन में ही हमारे चारों तरफ घूमती है, बस हम इन चीज़ों को देख पाएँ। दूसरा लिखा है एनवायरमेंट इश्यूज, लॉजिकल रीजनिंग एंड ग्लोबल वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में कौन सा आता है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, नॉइस हो गया, वेस्ट हो गया, ये पॉल्यूशन है। इनकी वजह से क्या बताइए, एयर पॉल्यूशन की वजह से व्यक्तियों को कितनी प्रॉब्लम हो रही हैं, किसी को कितने हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल, इनसे ही तो बीमारियों का जन्म है। तो ये तो हमारी डेली रूटीन में होना चाहिए। ये तो हमें ऐसा नहीं है कि एनटीए ने पूछा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और उसमें से क्वेश्चन बहुत कठिन बन रहे हैं, इस वजह से हमें देखो एक बात है, जब हम डेली रूटीन में, क्यों बोल रहा हूँ डेली रूटीन में, इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम इसे अपना डेली रूटीन में देखेंगे ना, तो मुझे लगता है ये यूनिट या ये एनटीए का सिलेबस इतना भयंकर रूप में सिलेबस नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा ये तो एनवायरनमेंट और ये तो हमारे वाटर पॉल्यूशन हमारे चारों तरफ दिख रहा है, नॉइज पॉल्यूशन देखो, एयर पॉल्यूशन देखो, ये चारों तरफ दिख रहा है, एयर देखो, वाटर देखो, एयर पॉल्यूशन। अब सर्दियाँ, अब देखो धान का समय है, धान कटाई का, पंजाब की तरफ धान कटाई होती है और उसका प्रभाव, अब दीपावली अभी आ रही है, पटाखे भी फूटेंगे, इनका सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन पर प्रभाव है। तभी तो गवर्नमेंट ने इतने बजे से इतने बजे तक आप पटाखे ना फोड़ोगे, है ना, क्योंकि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा ये हो गया तो किन को, हमें लोगों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, ह्यूमन को ही प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा बात नहीं है कि ह्यूमन को ही प्रभावित करेगा, अन्य को भी प्रभावित करेगा। वो तो पेड़ पौधे हो गए, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी लोग हैं जो जीवित हैं, उन्हें प्रभावित करेगा। और अजीवित को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, क्योंकि इन अजीवित को हम चीज़ों को यूज कर रहे होते हैं और खाने के रूप में, याद रखिएगा। तो नॉइस पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये तो डेली की चीज़ों में होनी चाहिए। हाँ, अब बात आई डेली में तो होना चाहिए। फिर मैंने कहा PYQ ही देखेंगे, क्योंकि इनका लेवल कैसा बढ़ रहा है क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारे दोनों काम हो ना, एक तो हमें जानकारी भी हो सिलेबस की, एक हमारा NTA में आए हुए पेपर के जो क्वेश्चंस हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से वो भी हों। दूसरा लिक्विड्स, बायोमेडिकल्स, कितनी बायोमेडिकल्स चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ना उन्हें दबाया जा सकता है, ना उन्हें वाटर में फेंका जा सकता है, जिसके अन्य पॉल्यूशन और प्रभावित हो रहे हैं। और वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, क्योंकि हर एक के घर में कोई ऐसा वर्तमान में है जिस पर छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 4 लोग सदस्य हैं या 3 लोग सदस्य हैं, कितने भी मेंबर्स हैं एक घर में, हर एक पर फ़ोन होगा, ज़्यादातर हर एक पर लैपटॉप जरूर नहीं होगा, बट हर एक पर फ़ोन तो होगा। वो तो डेली की आवश्यकता हो गई है। तो लेकिन 1 साल 2 साल बाद में ये वेस्टेज भी तो बनता है। इतनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वेस्टेज बन रही है, अब इन्हें डंप कहाँ किया जाए, इन्हें कहाँ फिनिशिंग की जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और यही तो है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। देखिएगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे नहीं कहते हैं। आप देखो सर्दियों में जब बारिश का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है। हालांकि आप समझ रहे हैं क्यों हो रहा है, जो ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट से है कि मौसम की गतिविधियाँ क्यों चेंज हो रही हैं, वो और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ये तो हमें दिख रहा है ना, वास्तविक हमारे जुड़ा हुआ है ना हमारी चीज़ों से, दिनचर्या की चीज़ों से। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस इसमें पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में दिखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ प्रभावित, मैंने बोला ना कि
ऊपर जो मैंने बोला ना कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। और एक क्वेश्चन से यदि पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में देखो ना तो डिसीज से आता है, रोगों से आता है, बेरी रोग हो गए, इटाइटाई रोग हो गए। मतलब किससे बढ़ रहा है? कैडमियम से बढ़ रहा है, कैडमियम से बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से अधिक उपयोग होने से कौन से रोग। ये क्या है? मनुष्य पे किस प्रकार से प्रभावित, मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ओके। दूसरी बात, हमें एनर्जी, वर्तमान में आपको पता है यदि थोड़ी भी देर के लिए लाइट चली जाए और फ़ोन चार्ज ना हो तो हमें पता चल जाता है कि मतलब एनर्जी की कितनी आवश्यकता होती है मोबाइल को, बिजली की। तो इसीलिए नेचुरल, अब ये दरअसल हम पहले तो ले रहे थे कोयला से लेते थे कि क्या ये एक ट्रेडिशनल तो था, लेकिन क्या ये लॉन्ग समय तक चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो हमें अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हुए आगे की जनरेशन को जो भी देना है उसे ही तो एसडीजी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन आगे की जनरेशन की भी आवश्यकताएं की पूरी हों। तो उसके लिए हम कहाँ पर गए? कोयला वगैरह का जो हम पेट्रोल को यूज कर रहे थे उस पर ही हम सोलर पर, विंड पर, क्योंकि सोलर ये एनर्जी ऐसी नहीं है कि आज है कल सूर्य नहीं निकलेगा। पृथ्वी रहेगी, जब तक ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, तब तक सूर्य है। इसका मतलब, और दूसरी बात, बिल्कुल फ्री की एनर्जी है। फ्री का इन द सेंस, कोई ये भी सोचेगा कि क्यों सर फ्री की नहीं है, बहुत बड़े इसके लिए तो हमें मतलब पैनल लगाने पड़ते हैं। नहीं, ये तो बात सही है। फ्री की मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि बहुत एज ए कंपेयर में बहुत कम है इसका। तो सोलर, विंड हम देखेंगे, सॉइल देखेंगे, हाइड्रो देखेंगे, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर फॉरेस्ट, ये हम एनर्जी के बारे में देखेंगे, नेचुरल एनर्जी के बारे में, एंड एनर्जी रिसोर्सेस जो हैं जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, किस प्रकार से हमारे भारत को इस चीज़ों से आवश्यकता है और पूरी हो रही हैं। इसको, ये डेली की चीज़ें हैं। एक बात याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनटीए के सिलेबस को ऐसे इस प्रकार से देखिए, डेली रूटीन में हैं, आपको नहीं लगेगा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कठिन, आप कर लेंगे। दूसरी बात में, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई हैं वो भी हम देखेंगे। और ये तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वाटर संरक्षण अधिनियम, एलिफेंट, टाइगर, बहुत से संरक्षण अधिनियम हैं जिनके लिए चलाए गए, एनवायरनमेंट के लिए चलाए गए। ये हम देखेंगे जब पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमारी भारत सरकार क्यों लाई। इससे पहले भी ला सकती थी। ऐसी घटना घटी, ऐसी कंडीशन बनी जिसकी वजह से 1986 में लाना ही पड़ा। जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बैठकें हुई, उसके बाद में भारत सरकार वहाँ प्रतिबद्ध हुई कि हम ये मतलब अपने एनवायरनमेंट को सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आकर उसने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जब हम और विस्तार से देखेंगे ना एनवायरनमेंट पीपल को, तब हम और विस्तार से देख रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एनवायरनमेंट, ये हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, मॉनेटरी प्रोटोकॉल कौन से हैं, रियो समिट कौन से हैं, कन्वेंशन एंड मॉनेटरी प्रोटोकॉल, रियो समिट देखेंगे, कन्वेंशन एंड बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत का है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इससे एक क्वेश्चन आता ही है, आप ये देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट के बाद में हम लास्ट यूनिट हमारी आती है हायर एजुकेशन एंड सिस्टम। ठीक है। हायर एजुकेशन एंड सिस्टम, हायर एजुकेशन में सबसे पहले लिखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एजुकेशन की शुरुआत एंशिएंट टाइम से कैसे हुई, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास में जब एंशिएंट टाइम में क्या थे, आश्रम हुआ करते थे, जहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर लोग बैठ के ज्ञान प्राप्त किया करते थे। उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटी एंशिएंट समय में आई। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी का अभी तो नहीं पता है कि कंप्लीटली नहीं पता है कि किसने बनाई, बट हाँ कहा जाता है कि भरत के पुत्र के तक्षशिला थे, उन्होंने बनाई थी तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी को। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वर्तमान में। कभी कभी यही पूछा जाता है कि तक्षशिला कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो भारत में हैं एंशिएंट वाली, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पता है आपको, पहले थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। जबकि पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनवाई
और वो कब बनवाई? वो गुप्त के समय की है, वो तक्षशिला के बाद की यूनिवर्सिटी है और वो भारत में है, आपको पता है। वर्तमान में उसका नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीर्णोद्धार किया है, कहाँ पर? बिहार में, नालंदा में दोबारा से यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ से बड़े बड़े हमें लोग प्राप्त हुए, ठीक है, स्कॉलर प्राप्त हुए। तक्षशिला से हो गए, नालंदा से हो गए, कई हम यूनिवर्सिटियों को देखेंगे। सोमपुरी जो विश्वविद्यालय था, कुछ ज़्यादातर, क्योंकि उस समय पर एंशियंट समय पर बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा था, तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए इन यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा दिया गया या इन यूनिवर्सिटियों को बनाया गया। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी? कौन कौन सी? जैसे नाम दे देगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, सोमपुरी विश्वविद्यालय, आप समझ रहे हैं, और या उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो हम इस प्रकार से एंशियंट समय की जो भी यूनिवर्सिटियाँ होंगी, किस प्रकार से उस समय लर्निंग हुआ करती थी एंशियंट समय में, हम इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद में हम लर्निंग एंड रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, मध्यकालीन में भी, इसके बाद में हम एंशियंट के बाद में मध्यकालीन में भी, और फिर हम मॉडर्न में भी आएंगे। फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जैसे भारत आज़ाद 1947 में हुआ, उसके बाद में 1948 में सबसे पहला आयोग बना विश्वविद्यालय, आपको पता है। उसकी तर्ज पर ही यूजीसी ने 1953 का बनाया गया। उसके बाद में पूरी तरह से यदि कहें से मिली तो 1956 में मिली। वो हम आगे बिल्कुल एक एक लाइन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं, जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, देखो यहाँ पर भी आ गया ना आईसीटी का। आईसीटी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आईसीटी का जिससे किस प्रकार से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, किस प्रकार से इस पर शिक्षा दी जाती है, ये प्लेटफॉर्म में हमें आईसीटी के बारे में नॉलेज होगी, तभी तो उसकी जो भी इनिशिएटिव, उसके जो भी जैसे हायर एजुकेशन में जो भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से याद रख सकेंगे। उसके बाद में हम टेक्निकल एंड स्किल आ गया, टेक्निकल स्किल एंड बेस्ड एजुकेशंस, रूसा, रमसा हम देखेंगे ये। उसके बाद में हम वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशंस, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में पॉलिसी जो भी सरकार की है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। हायर एजुकेशंस में यदि मैं बात करूं 5 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, एक तो एंशिएंट से क्वेश्चंस बन जाता है, जैसा मैंने बताया, या तो मिलाने के लिए पूछा जाएगा, मैचिंग के लिए पूछा जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटियों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नेक है, आपको पता है वो रैंकिंग देता है, तो रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे रही, सेकंड पे रही। दूसरी बात, वर्तमान में प्रीवियस आप क्वेश्चंस देखेंगे तो रैंकिंग से क्वेश्चंस दिखते थे, लेकिन वर्तमान में क्वेश्चंस रैंकिंग से क्वेश्चन ना दिख के वर्तमान में क्वेश्चंस दिख रहे हैं आईआईटी मद्रास मैचिंग में देते था। कब स्थापित हुई? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर ना, आईआईटी बॉम्बे। और बहुत फेवरेट सब्जेक्ट में कहूँ ना तो यही पूछ लेता है 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ स्थापित हुई, जो आपको पता है 3 यूनिवर्सिटियाँ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटियाँ जो स्थापित हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर कौन सी तर्ज पे, ये पूरा यूनिवर्सिटियों का जो क्रम है, यहाँ से जो वर्तमान में क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इनिशिएटिव से जो क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशंस में, हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने बोला ना, हर एक यूनिट केवल हमें चारों तरफ अपने दिखती है, बशर्ते कि हम देखें इस दिमाग को हटा कर के केवल एनटीए का प्रेशर है और एनटीए ने सिलेबस बनाया है, इस वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है, हमें चारों तरफ अपने दिखता है। दूसरी बात मैंने बोला कि 50% हमारा सिलेबस कवर करेगा पेपर को, और 50% हमारे PYQ मिरर के रूप में काम करेंगे। ओके, और प्रत्येक यूनिट पे हम काम करेंगे अच्छे से। और आपको भी, जिसका नाम, हमारी सीरीज का नाम है रीस्टार्ट सीरीज, याद रखिएगा। पास्ट में क्या हो गया, रिजल्ट कब से दे रहे हैं हम पेपर, इन बातों को 2 महीने के लिए आप भूल कर काम करना। क्यों? क्योंकि यदि हमें आपको पास्ट याद रहा ना, जैसे ना एक कहावत है ना कि एक जो मतलब गिलास है वो भरा हुआ है पूरा पानी का, यदि अब उसमें पानी डाला तो उसमें से निकलता है। और मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग लगभग कुछ लोग मेरे बराबर के, कुछ लोग मुझसे बड़े हैं, ऐसे
भाई बहन की तरह हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि साथ आपको देना पड़ेगा। आप इसे ऐसे मत देखिएगा कि अरे फ्री की सीरीज़ है, क्योंकि कुछ जितना सिलेबस और जितना पीवाई की वहाँ पे डिस्कशन होगा उतना मुझे लग रहा है कि आपको रुपए देकर भी नहीं होगा। ओके, दूसरी बात में आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, रीस्टार्ट का मतलब ही है, आप समझ रहे हैं कि रीस्टार्ट का मतलब पास्ट याद मत करिएगा। यदि आपने पास्ट याद करके, मैंने बोला ना कि यदि ग्लास भरा हुआ है उसमें डालोगे तो निकलेगा ही। यदि आप ऑलरेडी पहले से भरे हुए हो, इसमें से ऐसा हो सकता है किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा हो, जैसे हायर एजुकेशन है, हिस्ट्री वालों का अच्छा होता है क्योंकि वो एंशिएंट में भी पढ़ते हैं, मध्यकालीन में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न में भी पढ़ते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जिनका कंप्यूटर होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस होता है, उनकी आईसीटी अच्छी होती है, उसमें यूनिट, हर एक यूनिट का किसी अपने सब्जेक्ट में फ़ायदा मिलता है। जैसे ज्योग्राफी है, पीपल एंड एनवायरनमेंट में आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिसका रिसर्च वाले, एजुकेशन वाले में रिसर्च पूछे जाता है तो रिसर्च में फ़ायदा मिलेगा उसका, ठीक है। जिसका मैथमेटिक्स होता है, जिसका मतलब मैथ्स से चीज़ें जुड़ी हुई हों, उसका वैसे तो मैथमेटिक्स इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो उसे CSIR कराती है पेपर, वो साइंस वाला अलग से है। बट जिसका मैथमेटिक्स से चीज़ें जुड़ी हुई हैं कॉन्सेप्ट बेस, याद रखिएगा, तो उनका हमें इन यूनिटों में फ़ायदा मिलेगा। बशर्त आपको हमारे साथ में बराबर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी जानकारी होगी वो इसी चैनल पर सर अपडेट कराते रहेंगे। फर्स्ट पेपर में कल से, आज मेरा सिलेबस डिस्कशन हुआ, कल से मैं आपको यूनिट वाइज शुरू करूँगा। हो सकता है मैं इस यूनिटों में से कल आईसीटी को शुरुआत करूँ। पूरा कंप्लीट आईसीटी होने के बाद में, उसके बाद में मैं पूरे एक, जैसे 83 सब्जेक्ट होते हैं तो 83 गुणा 5 कितने 83 गुणा 5 जो क्वेश्चंस हो गए ना पूरे, हम जैसे जून के, दिसंबर के, ये एनालिसिस करेंगे जिससे कि आप मिरर देख पाएँ। एक हमने जैसे पढ़ा, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा आईसीटी को, उसके बाद में हम PYQ से करने के बाद में हम मजबूत होंगे, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर जो भी जानकारी होगी सर अपडेट कराते रहेंगे, ठीक है। और आप बस, मैंने बोला ना कि आप बस इतना याद रखिए, बस इसे ये मत समझिए कि ये फ्री की सीरीज़ है। आपको JRF लेना है तो आपको 35 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में बनाने होंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल, थैंक यू।